सिंघनिया हवेली। आशियाना अभी भी वैसे ही दीवार से टिकी लगी हुई थी। वही रियान उसके बेहद करीब खड़ा था। दोनों की सांसें आपस में घुल रही थी। दोनों ही एकटक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आशियाना की वह सिल्वर ग्रे आइज, वो उसकी सिल्वर आइज में कहीं खो सा गया था। वह जैसे उन आंखों में कुछ तलाश रहा था। बाहर से अब भी नॉक करने की आवाज आ रही थी, लेकिन वो दोनों तो जैसे एक दूसरे की आंखों में गुम ही हो गए थे। थोड़ी देर बाद नॉक करने की आवाज बंद हो जाती है। बाहर खड़ा शख्स दरवाजा न खोलने की वजह से वहां चला जाता है। रियान अभी भी आशियाना की आंखों में लगातार देखे जा रहा था। उसने एक पल के लिए भी अपनी पलकें नहीं झपकाई थी, जिससे उसकी आंखों के कोने हल्के हल्के लाल हो गए थे, लेकिन उसको तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह तो अभी भी लगातार उसकी सिल्वर ग्रे आइज में देखे ही जा रहा था। आशियाना रियान को खुद से दूर करने लगती है। वो उसे धक्का देकर खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रियान बिल्कुल उसके करीब खड़ा था। रियान को न हटता देख आशियाना उसके हाथ में काट लेती है, जिससे रियान उससे 2 कदम दूर खड़ा हो जाता है और अपने हाथ को झटकते हुए गुस्से में आशियाना को घूरते हुए बोलता है, व्हाट द हेल, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आपने मेरे हाथ में काट लिया। आप छोटी सी बच्ची है क्या? आशियाना रियान को घूरते हुए बोलती हैं, छोटी सी बच्ची तो नहीं है, लेकिन आपने हमें छोटी सी बच्ची बनने पर मजबूर जरूर कर दिया है। इतनी देर से हम आपको धक्का दे रहे हैं, खुद से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपसे तो दूर हुआ ही नहीं जाता ना। पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया था। जाए आप यहाँ से, हमें आराम करने की जरूरत है। हमारा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रहा है आपकी वजह से। रियान आशियाना के एक बार फिर करीब आकर उसके बिल्कुल बगल में अपना एक हाथ रखकर और दूसरा हाथ उसकी कमर में रखकर उसे खुद से बिल्कुल सताकर बोलता है, दिमाग तो हमारा भी खराब हो रहा है आपकी वजह से, तो हम क्या करें? बताएं हम क्या करें? हमारा दिमाग जो खराब हुआ है उसको ठीक करने का सॉल्यूशन बताइए पहले, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। आशियाना रियान को घूरते हुए बोलती हैं, यह आप क्या कर रहे हैं? और बार बार आप हमारे करीब क्यों आते हैं? दूर रहकर बात नहीं कर सकते क्या आप हमसे? आशियाना हकलाते हुए बोलती है। रियान उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, नूर, दूर रहकर हम बात नहीं कर सकते। पास रहकर बात करने की बात ही अलग होती है, और आपके तो बिल्कुल करीब आकर बात करने का मजा ही अलग है, एक सुकून मिलता है। रियान के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आशियाना की आंखें हैरानी से फैल जाती है। वह रियान को देखते हुए बोलती है, यह आपने अभी हमें क्या बोला? रियान कंफ्यूजन में उसे देखते हुए बोलता है, नूर। आशियाना उसे कस के धक्का दे देती है, जिससे रियान उससे काफी दूर हो जाता है और गिरते गिरते बचता है। पता नहीं आशियाना के अंदर इतनी ज्यादा ताकत कहाँ से आ गई थी। आशियाना रियान को गुस्से से घूरते हुए बोलती हैं, डोंट कॉल मी नूर। ये नाम बोलने का हक आपको नहीं है। आप हमें इस नाम से नहीं बुला सकते, समझे आप? अब प्लीज जाइए यहाँ से। रियान एक बार फिर आशियाना के करीब आ जाता है और उसे खुद से सटाकर उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करके बोलता है, तौबा तौबा, धक्का दिया है आपने हमें। इसका हर्जाना तो हम आपसे ले ही लेंगे और नूर हम बोलेंगे। हमने नाम दिया है आपको और यह नाम आपकी जिंदगी में उम्र भर रहेगा। हम आपको इसी नाम से बुलाएंगे। आशियाना उसकी बात सुनकर आंखें फाड़े उसे देखने लगती है। वो गुस्से में उसे घूरते हुए बोलती है, नहीं दिया है आपने ये नाम हमें, आप नहीं दे सकते। हमारा नाम आशियाना है और हमें नूर बुलाने का हक किसी को भी नहीं है। सिवाय, बोलते बोलते वो रुक जाती है। वह आगे कुछ भी नहीं बोलती। उसकी आंखें नम हो गई थी। वह जल्दी से अपनी आंखों में आई नमी को छुपाकर रियान को घूरते हुए बोलती है, प्लीज जाए आप अभी यहाँ से। हमें आपसे अभी बात नहीं करनी है।
वैसे ही सुबह की बात को लेकर हमारा दिमाग फटा जा रहा है। आप डॉक्टर हैं ना? प्लीज़ हमें हमारे सर दर्द के लिए मेडिसिन दे दीजिए, नहीं तो हमें माइग्रेन हो जाएगा। प्लीज़ दे दीजिए। रियान माइग्रेन वाली बात सुनकर अब आशियाना को छोड़ देता है और उसे देखते हुए बोलता है, हम लेकर आ रहे हैं, आप प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। आपको माइग्रेन नहीं होगा, हम अभी आपके सर की दवा लेकर आ रहे हैं। इतना बोलकर वह आशियाना को अच्छे से बेड पे लाकर बैठा देता है और वहां से चला जाता है। रियान के जाते ही आशियाना जल्दी से बेड से उठती है और रूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर लेती हैं। वो गहरी सांस लेती है। उसने जो नमी रियान के सामने छुपा ली थी वह एक बार फिर उसकी आंखों में उतर आती है। वो उस रूम में खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती है और वहां से उस पूरे चांद को देखने लगती है। वह चांद अपनी चांदनी पूरे आसमान में बिखेर रहा था और उस चांद की चांदनी आशियाना के भी चेहरे पर पड़ रही थी। उसका वह खूबसूरत चेहरा और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। आशियाना की आंखों में नमी थी। वो एकटक उस चांद को देखते हुए बोलती है, कहाँ चले गए हो तुम? आज तुम्हारा जिक्र फिर हुआ। तुमने सुना ना, मिस्टर रियान ने हमें नूर बोला, लेकिन नूर बोलने का हक तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा था ना। तुम ही हमें नूर बोलते थे ना। यहाँ तक कि भाई ने, मामा ने, बाबा ने भी हमें नूर नहीं बोला। नूर बोलने का हक तुम्हारा था। तुम ही बोलते थे ना कि तुम हमेशा हमें नूर नाम से बुलाओगे, हमें कभी भी आशियाना नहीं बुलाओगे। तुमने हमारे आशियाना नाम से कभी हमें निकनेम नहीं दिया और तुमने बोला था ना तुम आओगे, जल्दी ही आओगे। लेकिन क्यों नहीं आए तुम? सिर्फ याद रह गई है हमारे जहन में तुम्हारी, चेहरा भी तुम्हारा अच्छे से अब याद ना रहा। फोटो तो तुम हमें देकर ही नहीं गए, सिर्फ तुम्हारी कहीं बातें ही हमारे जहन में रहती हैं और तुम्हारी धुंधली सी यादें जो कभी साफ नहीं हो पा रही। तुम क्यों चले गए अपनी नूर को छोड़कर? तुमने कहा था यह नूर नाम हमारी जिंदगी में उम्र भर रहेगा और इस नाम से तुम हमें हमेशा बुलाओगे, फिर कोई और कैसे हमें इस नाम से बुला सकता है? तुमने कहा था ना कोई और हमें इस नाम से नहीं बुलाएगा, सिर्फ तुम्हारा हक है इस नाम में। फिर कहाँ हो तुम? सुन रहे हो ना तुम हमारी बात? आज किसी और ने हमें नूर नाम से बुलाया, आज फिर तुम्हारा ख्याल हमारे जहन में आया। वो रोते हुए बोलती है, क्यों नहीं आते तुम हमारे पास? हमें पता है हम तुमसे काफ़ी दूर हो। तुम कहाँ वहाँ, हम कहाँ यहाँ, फिर भी तुमने बोला था ना तुम हमसे मिलने आओगे, प्रॉमिस किया था ना तुमने हमसे कि तुम एक हैंडसम डैशिंग मैन बन करके हमसे मिलने आओगे, फिर क्यों नहीं आए? तुमने बोला था तुम हमसे मिलने आओगे और हमें अपने साथ ले जाओगे। हमने कितना इंतजार किया तुम्हारा। कोई भी रात ऐसी नहीं गई जब हमने तुम्हारी राह न ताकी हो। लेकिन फिर भी तुम हमसे दूर हो, क्यों हो तुम इतना दूर? क्यों नहीं आए तुम? हम कितना इंतजार करें तुम्हारा, बताओ। बोलो ना, हम कितना इंतजार करें तुम्हारा? तुम्हें पता है मिस्टर रियान हमसे क्या कहते हैं? वो हमसे कहते हैं वो हमसे निकाह करना चाहते हैं। उनका हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन हमें इतनी तेज बुखार चढ़ा तो उन्होंने हमें बॉडी हिट दी, गलत किया हमारे साथ। हमारा रिश्ता तो सिर्फ तुमसे है ना, सिर्फ तुमसे। तुमने बोला था तुम हमसे रिश्ता जोड़ोगे, हमें अपने साथ लेकर जाओगे। हमने तुम्हारे अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। वसी भाई, उनकी भी मोहब्बत ठुकरा दी सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम हो कि तुम आते ही नहीं हो। मिस्टर रियान हमें थोड़े से पागल लगते हैं। वह कैसे हमारे इतने करीब आ सकते हैं, जबकि हमारे करीब आने का हक तुम्हारा है। कोई और वह हक कैसे ले सकता है? तुम जल्दी आओ ना, कोई और तुम्हारा हक ले रहा है, प्लीज जल्दी आओ। बोलकर वह लगातार अपनी नम आंखों से चांद को देखे जा रही थी। अब वो शांत थी, वह कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस नम आंखों से चांद को देख रही थी। उसकी आंखों के सामने एक धुंधली सी परछाई आ रही थी जो उसके समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वह परछाई काफी धुंधली थी।
तभी आशियाना के रूम में नॉक होता है लेकिन आशियाना दरवाजा नहीं खोलती। उसके रूम में बार बार नॉक हो रहा था, आशियाना दरवाजा नहीं खोल रही थी। वही रूम के बाहर रियान खड़ा था जो खुद से बोलता है, हमें तो इतना वक्त नहीं हुआ दवाई लाने में, फिर इतनी जल्दी दरवाजा लॉक कर लिया, शायद सो गई है हो। सुबह कितना ज्यादा स्ट्रेस, फिर गुस्सा, और अभी हमने फिर गुस्सा कर दिया। आई थिंक इन्हें रेस्ट करना चाहिए। इतना बोलकर वह चुपचाप वहां से चला जाता है। वहीं आशियाना अभी भी एकटक अपनी नाम आंखों से, जिन आंखों में नमी के अलावा कुछ भी नहीं, तन्हाई, कोई इमोशन नहीं, कोई फीलिंग है। वो बस खाली आंखों से एकटक उस सफ़ेद पूरे चांद को देख रही थी जो अपनी चांदनी पूरे आसमान में बिखर रहा था। कहने को तो आशियाना की जिंदगी में कई खुशियां थी, लेकिन उससे दूर उसकी एक सबसे बड़ी खुशी थी, उसका एक करीबी उससे दूर था, जिसके लिए वह रोजाना तिल तिल मरती थी, जिसको रोजाना याद करती थी, दुआओं में मांगती थी कि वह आ जाए, लेकिन अभी तक वह उसके पास आया ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ अधिराज अपने रूम की बालकनी में खड़ा एकटक आसमान को देख रहा था। वह भी पूरे सफ़ेद चांद को देख रहा था। पता नहीं क्यों उस पूरे चांद में उसे किसी का हंसता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। वो खुद से बोलता है, इस चांद ने तो अपनी चांदनी पूरे आसमान में फैला रखी है। वो कब आएगा जो हमारी जिंदगी में अपनी चांदनी फैलाएगा? हमारी जिंदगी तो इन सब चीज़ों से दूर है। हमारी जिंदगी में तो कोई लड़की ही नहीं है जो हमारी जिंदगी में अपनी चांदनी को फैला सके। पहली बार एक लड़की मिली, देखने में खूबसूरत थी, हमारे जहन में आकर बस गई है, लेकिन वो तो पहली ही नज़र में हमें तमाचा मारकर चली गई। ऊपर से न जाने हमें क्या क्या बोला। सुंदर थी तो क्या हमें कुछ भी बोलेगी। गाड़ी में गलती से उनकी चुनरी फंस गई थी, हमने जानबूझकर थोड़ी ना किया था कुछ। जब सामने वाला बंदा बोल रहा है उसने जानबूझकर नहीं किया तो समझना चाहिए ना, लेकिन नहीं समझेंगे। लड़कियों को ना बस लड़कों पर गुस्सा करने का मौका चाहिए होता है। ये लड़कियां सिचुएशन थोड़ी ना समझती है, सिर्फ और सिर्फ गुस्सा करना आता है कि भाई हमें तो उस बंदे पर गुस्सा करना है, उस बंदे ने हमारे साथ ऐसा किया, लेकिन ये क्यों हुआ, इस चीज़ को नहीं समझती, बस गुस्सा करना है तो उन्हें गुस्सा करना है। और हमें हमारे प्यारे से गाल पर इतनी जोर से तमाचा मार दिया। हमें आज तक भाईसा ने नहीं मारा, भाईसा ने हमें पनिशमेंट दी है, लेकिन हमारे गालों पर, इन नाजुक से हमारे प्यारे से गाल पर कभी हाथ नहीं उठाया। दीदी सा ने हमें नहीं मारा, लेकिन इस लड़की की इतनी हिम्मत कि इसने हमारे इस प्यारे से गाल पर हाथ उठाया। एक बार मिल जाए वह लड़की, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। वह बोल ही रहा था कि तभी उसकी नज़र अपनी हवेली के बाहर पड़ती है, जहां पर एक लड़की ब्लैक कलर का लहंगा चोली पहने, अपने ऊपर ब्लैक कलर की चुनरी डाले, अपने चेहरे को ब्लैक कलर के चुनरी से कवर किए इधर से उधर देख रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो या फिर किसी से बचकर वह कहीं जा रही हो। तभी अचानक उसके पास एक गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी से कुछ 2-3 लोग बाहर निकलते हैं और उस लड़की को जबरदस्ती पकड़ते हुए उस गाड़ी के अंदर डालने लगते हैं। अधिराज जैसे ही यह सब देखता है उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वह जल्दी से अपने रूम से भागते हुए नीचे जाने लगता है। पूरी हवेली में इस वक्त शांति थी। रात के 12 बजे बज रहे थे। हवेली में सब लोग अपने अपने कमरे में सो रहे थे। किसी को भी बाहर क्या हो रहा है उसका होश नहीं था। अधिराज जल्दी से भागता हुआ पार्किंग एरिया की तरफ आता है जहां पर उसकी कार खड़ी थी। वह जल्दी से अपनी कार निकालता है और अपनी कार को फुल स्पीड में स्टार्ट करके वहां से जाने लगता है। उसकी कार को देखते ही गार्ड ने जल्दी से मेन दरवाजा खोल दिया था। उनका यही काम था, रात को चाहे 12 बजे कोई जाए या फिर आए, उन्हें तो दरवाजा खोलना ही था। अधिराज अपनी कार फुल स्पीड में चलाते हुए हवेली से बाहर निकलता है और वह इधर उधर देखता है, जहां पर ना ही वह लड़की थी ना ही गाड़ी, लेकिन गाड़ी की रोशनी दूर से दिखाई दे रही थी। अधिराज जल्दी से अपनी कार उस डायरेक्शन में घुमा देता है जहां से वह रोशनी दिखाई दे रही थी।
रोशनी हल्की थी फिर भी दिखाई तो दे रही थी। अधिराज उस रोशनी का पीछा करने लगता है। वह गाड़ी काफी स्पीड में चल रही थी। अधिराज अपनी गाड़ी फुल स्पीड में चलाते हुए उस गाड़ी को ओवरटेक करने लगता है। गाड़ी में बैठे लोग घूरकर अधिराज की कार को देखने लगते हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है, ये कौन है बे, जो हमारी गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा है। वही वह लड़की लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वह आदमी उसे छोड़ ही नहीं रहे थे। कौन है जिसकी बात कर रही है आशियाना? क्या अधिराज बचा पाएगा उस लड़की को? और कौन है वह लड़की? अधिराज अपनी कार को फुल स्पीड में भगाए जा रहा था। वह उस कार का पीछा कर रहा था और अपनी कार को फुल स्पीड में चलाते हुए उन्हें ओवरटेक कर रहा था। वही कार में बैठे लोग अधिराज की कार को गुस्से से घूरने लगते हैं। वहीं उनमें से ही एक आदमी बोलता है, अबे कौन है साले, जो हमारा रास्ता रोकना चाहता है? जानता भी है हम किसके लोग हैं, जो ये हमारा रास्ता रोक रहा है? वही उनके पीछे बैठी लड़की जिसे दो लोगों ने कस के अपने हाथों से पकड़ रखा था, वह खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसका मुंह कपड़े से बांध रखा था जिससे वह कुछ बोल तो नहीं पा रही थी लेकिन खुद को लगातार छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वह उन दो हटे कट्टे आदमियों के सामने नाजुक सी पतली सी लड़की खुद को छुड़ा ही नहीं पा रही थी। उनमें से एक मोटा सा भद्दा सा आदमी उस लड़की को देखते हुए बोलता है, साली चुपचाप से बैठी रह, हिलना डुलना बंद कर नहीं तो एक चमाट लगाऊंगा ना यहीं पर बेहोश हो जाएगी। चुपचाप से बैठी रह, एक बार भी हिली ना तो तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वो लड़की उसकी धमकी सुनकर डर जाती है और वो हिलना बंद कर देती है। तभी उस कार को ड्राइव कर रहा आदमी एकदम से ब्रेक मार देता है जिससे सब लोग आगे की तरह झुक जाते हैं। वही मोटा सा आदमी ड्राइवर को देखते हुए बोलता है, अबे अकल के अंधे, तेरा भी दिमाग खराब हो गया है क्या? एक तो हमारे पीछे वैसे ही वह आदमी पड़ा है, ना जाने कौन है, हमारे पीछे आ गया है, हमारा रास्ता रोक रहा है और तू गधा गाड़ी रोक रहा है। वह ड्राइवर पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है, बॉस, आगे किसी ने हमारा रास्ता रोक लिया है। वह सब लोग सामने की तरफ देखने लगते हैं जहां अधिराज ने अपनी गाड़ी बिल्कुल उनके सामने लगा रखी थी और वह अपनी कार से निकालकर अपने एक हाथ को अपनी पेट के पॉकेट में डाले और दूसरे हाथ से अपने चश्मे को निकालकर घुमा रहा था। वही मोटा सा आदमी एक बार फिर बोलता है, अभी क्या यह इस छमिया को लेने आया है? हीरोगिरी दिखा रहा है हमारे सामने। देखा नहीं है क्या हम 5 हैं और यह एक है और यह हमारे सामने हीरोगिरी दिखा रहा है। इसकी हीरोगिरी तो अभी 2 मिनट में धरी की धरी रह जाएगी। और फिर अपने आदमियों को देखते हुए बोलता है, कालिया, राका देखो जाकर। उसकी आवाज़ सुनकर वह दोनों आदमी जल्दी से बोलते हैं, जी बॉस, और कार से बाहर निकल जाते हैं। वहीं वह लड़की अपनी डरी हुई नज़रों से सामने खड़े शख्स को देख रही थी जो उन दोनों आदमियों से लड़ रहा था। उसे बिल्कुल भी खरोच नहीं आई थी बल्कि चोट तो उन दोनों आदमियों को, कालिया और राका को, आ रही थी। वह अपनी डरी सहमी नज़रों से बस अधिराज को देखे जा रही थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी को चोट आ जाए। वह अधिराज को नहीं जानती थी, न ही अधिराज उसे जानता था, लेकिन फिर भी वह उसकी मदद कर रहा था। उसकी जिंदगी में मसीहा बनकर आया था। उस लड़की को अधिराज का चेहरा तो अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि वहां पर गाड़ी की रोशनी ही नजर आ रही थी बस। उसकी वह फाइटिंग स्किल, वह कैसे मार रहा था, एक के मुंह में एक जोरदार पंच मारता है तो दूसरे की थुड़ी में एक जोरदार पांच मारता है और दोनों के दोनों वही नीचे जमीन पर ढेर हो जाते हैं। वही उन गुंडों का बॉस मोटा सा भद्दा सा ड्राइवर को देखते हुए बोलता है, शिव तू जा और इसे अभी के अभी ठीक कर। शिव अपने पीछे बैठे अपने बॉस को देखते हुए बोलता है, ओके बॉस। इतना बोलकर वह भी वहां से चला जाता है और अधिराज से फाइट करने लगता है। वही वह बॉस उस लड़की को देखते हुए बोलता है, ये तेरा आशिक है ना?
आज देखना तेरा आशिक कैसे मार खाएगा। और आया तो ये 2 टांगों में है अपने, लेकिन जाकर कर टांगों में। लेकिन फिर इतनी परेशानी क्यों करना है, इसकी लाश को ही यही गड़ दूंगा। फिर घर वाले श्रद्धा करेंगे, आरती उठाएंगे, रोएंगे सोएंगे, बिना फालतू का इतनी मेहनत नहीं करता अपन, इसको तो यही मार दूंगा। बोलकर वह सामने देखता है और उसकी गाड़ी एक झटके के साथ थोड़ी सी पीछे हो जाती है, क्योंकि अधिराज ने शिव को उठाकर सीधे उसे गाड़ी पर ही फेंक दिया था। वह बॉस अधिराज को घूरते हुए बोला, अबे साले, तूने छोटे मोटे मच्छरों को तो मार दिया, मुझे मार के दिखा। और फिर उस लड़की को घूरते हुए बोलता है, ए छमिया, यहाँ से जाना मत। भागने की कोशिश भी मत करना, वरना अच्छे से जानती है ना तेरा क्या अंजाम होगा। इतना बोलकर वह कार से बाहर निकल जाता है और अधिराज से लड़ने लगता है। वही वह लड़की अपनी सहमी नज़रों से अधिराज को देख रही थी, जिसके चेहरे पर उस गुंडे ने एक जोरदार मुक्का मार दिया था। अधिराज के होठों के किनारे से खून बहने लगा था। अधिराज अपने होठों पर अपने अंगूठे को रखकर अपने खून को साफ करते हुए उस गुंडे को घूरते हुए बोलते हैं, तेरी इतनी हिम्मत कि तू अधिराज सिंघानिया का खून निकाले। अधिराज सिंघानिया का खून पता भी है तुझे कितना कीमती है, और तूने इतनी कीमती खून को बर्बाद करने की हिम्मत की। अब इसका अंजाम तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। सिंघानिया सुनकर वह बॉस की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो डरते हुए बोलता है, कुंवर सा हमें माफ कर दीजिए। आपको वह लड़की चाहिए ना, वह लड़की ले जाइए। हमें माफ कर दीजिए, अब हम उस लड़की को कभी भी नहीं उठाएंगे। हमें माफ कर दीजिए। लेकिन अधिराज उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और उस आदमी को गुस्से में घूरते हुए बोलता है, राजपूत हैं हम, खून का बदला खून से ही लेते हैं। तुमने हमारा खून निकाला है तो हम जब तक तुम्हारा खून न बहा दे, हमें सुकून नहीं मिलेगा। तुमने सुना नहीं, जैसे को तैसा, और हम भी वैसा ही करेंगे जैसे को तैसा, खून के बदले खून। इतना बोलकर वह अपनी बैग से अपनी गन निकालता है और सीधा उस आदमी के माध्यम में शूट कर देता है। उस गन पर साइलेंसर लगा हुआ था, जिससे उस लड़की को गोली की आवाज़ तो सुनाई नहीं देती, लेकिन फिर भी गन तो दिखाई दे रही थी। वह आदमी वही घुटनों के बल नीचे गिर जाता है और वहीं जमीन पर ढेर हो जाता है। अधिराज जल्दी से कार के पास जाता है और कार का दरवाजा खोलकर उस लड़की को कार से बाहर निकलता है। वह लड़की जैसे ही अधिराज का चेहरा देखती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वह जल्दी से दूसरी तरफ मुड़ जाती है। वह अधिराज से अपने चेहरे को छुपाते हुए अपने दुपट्टे से अपने चेहरे को ढकते हुए बोलती हैं, शुक्रिया आपका, आपने हमारी मदद की। आपको जब भी हमारी मदद की ज़रूरत होगी, आप जब भी हमें अपनी मदद के लिए बुलाएंगे, हम आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। शुक्रिया आपका, हमें उन गुंडों से बचाने के लिए। अधिराज उस लड़की को देख रहा था जो उसकी तरफ पीठ करे उसके सामने खड़ी थी। अधिराज उसको देखते हुए बोलता है, आप एक बात बताएंगे, आप हवेली के बाहर क्या कर रही थी, और यह गुंडे आपको क्यों अगवा कर रहे थे? वो लड़की अधिराज की बात सुनकर बोलती है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन हम आपको नहीं बता सकते। आपने हमारी जान बचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम आपको नहीं बता सकते कि हम वहाँ क्या कर रहे थे, माफ़ी उसके लिए। इतना बोलकर वह वहाँ से जाने लगती है। अधिराज जल्दी से भागता हुआ उस लड़की के सामने आ जाता है। वो लड़की जल्दी से अपने चेहरे को अपनी चुनरी से अच्छे से ढकते हुए बोलती है, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने हमारी जान बचाई, इसके हम शुक्रगुजार हैं, तो फिर आप हमारे सामने क्यों आ रहे हैं? अधिराज जल्दी से उसे देखते हुए बोलता है, देखिए, आप हमें गलत मत समझिएगा, इतनी रात हो गई है और आप इतनी रात गए इस सुनसान इलाके में कहाँ जाएंगी? आप हमें बता दीजिए आपको कहाँ जाना है, हम आपको वहीं छोड़ देंगे। वो लड़की अधिराज को मना करते हुए बोलती है, नहीं नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना हमारे लिए किया। आपने हमारी जान बचाई उन गुंडों से, हमारी वजह से आपको चोट भी लग गई।
अब हम आपका और एहसान नहीं ले सकते। एक एहसान आप पहले ही कर चुके हैं। हम चले जाएंगे। अधिराज जल्दी से उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोलता है, आप क्या बोल रही है? एहसान की बात थोड़ी ना है। ये तो हमारा फर्ज है। हम आपको आपके घर तक छोड़ देते हैं, आप बताइए आपको कहाँ जाना है? वो लड़की अपने हाथ को देखने लगती है जिसे अधिराज ने पकड़ा हुआ था। वो लगातार अपने हाथ को घूरे जा रही थी जैसे उसे अधिराज का अपने हाथ पकड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अधिराज को जब ऐसा महसूस होता है कि वो लड़की लगातार अपने हाथ को घूरे जा रही है, वो जल्दी से अपना हाथ पीछे ले लेता है और उस लड़की को देखते हुए बोलता है, सॉरी सॉरी, हमें माफ़ कीजिएगा पर हम एक अच्छे इंसान हैं। आप हमें गलत मत समझिएगा, हम आपको कहीं नहीं लेकर जाएंगे, सीधा आपके घर हम आपको छोड़ेंगे। आप बताएं आपको कहाँ जाना है, हम आपको छोड़ देते हैं। देखिए यह बात तो आपको भी पता है, दुनिया बहुत ज़्यादा खराब है और रात बहुत ज़्यादा हो रही है, हम आपके घर आपको छोड़ देते हैं। अधिराजों यूज़ बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा था। वो लड़की अधिराज को बार बार मना कर रही थी लेकिन अधिराज है कि उसकी बात सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह बार बार उसे इंसिस्ट कर रहा था, वह उसके पीछे पड़ गया था। वो लड़की अधिराज को देखते हुए बोलती है, ठीक है, आपने हमें सिंघानिया हवेली के बाहर देखा था ना? आप हमें सिंघानिया हवेली के बाहर छोड़ दीजिए। उसके बाद हमें जहाँ जाना है हम चले जाएंगे। हमारी मंजिल जो है हम अपनी मंजिल तय कर लेंगे। अधिराज उसकी बात सुनकर बोलता है, आप हमें अपनी मंजिल बता दीजिए, हम आपको आपकी मंजिल तक छोड़ देते हैं। उस लड़की को अब अधिराज की बातें सुनकर ना जाने क्यों गुस्सा आने लगा था। वह तो अब उसके पीछे ही पड़ गया था। वो लड़की अधिराज को गुस्से में घूरते हुए बोलती है, देखिए आपने हमारी हेल्प की, उसके लिए हमने आपको शुक्रिया बोला ना। अब तो आप हमारे पीछे ही पड़ गए कि आप हमारे घर तक आना चाहते हैं। अधिराज उसको इतना ज़्यादा हाइपर होता हुआ देखकर बोलता है, हेलो मिस जी, हो जाए थोड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम आपके घर तक क्यों आएंगे? हमने आपको देखा कि आपको वह लोग किडनैप कर रहे थे तो हम बस आपको बचाने आ गए थे। एक तो हमने आपको बचाया, ऊपर से आपकी वजह से हमें चोट भी लग गई, हमारा खून बह रहा है और आप है कि हम पर भड़क रही है। वो लड़की अधिराज को घूरते हुए बोलती है, और जो हम आपसे इतनी देर से बोल रहे हैं कि हम अकेले चले जाएंगे लेकिन नहीं, आप जबरदस्ती हमारे पीछे पड़ गए हैं। अब आपने हमें जहां से अगवा होते हुए देखा था, हम आपसे कह रहे हमें वहां छोड़ दीजिए, तो आपको तो हमारी मंजिल जाननी है। आपको छोड़ना है तो छोड़िए, नहीं तो हम खुद ही जा सकते हैं। अधिराज उस लड़की को देखते हुए बोलता है, ठीक है, आप आ जाए, हम आपको छोड़ रहे हैं। आपको सिंघानिया हवेली के बाहर जाना है ना? ठीक है, हम आपको सिंघानिया हवेली के बाहरी छोड़ देते हैं, फिर आप अपने रास्ते चल जाएगा और हम अपने रास्ते चलेंगे। इतना बोलकर वह अपनी कार में आकर बैठ जाता है। वो लड़की अभी भी अधिराज को देख रही थी। उसकी आंखों में न जाने क्यों एक डर सा आ रहा था। अधिराज उस लड़की को देखते हुए बोलता है, ओह हेलो, अब क्या हुआ? आइए बैठिए, हम आपको छोड़ देते हैं। वो लड़की अपने चेहरे को अच्छे से अपनी चुनरी से कवर करे जाकर अधिराज के पीछे वाली सीट पर बैठ जाती हैं। अधिराज, जिसने अभी अभी सीट बेल्ट लगाई थी, उस लड़की को पीछे बैठा देखकर बोलता है, मिस, हम आपके ड्राइवर नहीं हैं जो आप आराम से पीछे बैठी हैं, आगे आकर बैठिए। वो लड़की अधिराज की बात सुनकर बोलती है, क्या हम आगे आकर बैठे? वो अपनी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोलती हैं। अधिराज उसकी बात सुनकर बोलता है, जी, आप ही। क्या आपके अलावा कोई और दिखाई दे रहा है इस कार में आपको? वो लड़की अधिराज की बात सुनकर शर्मिंदगी से अपने चेहरे को नीचे झुका लेती है। सच तो यही था कि वहां उस कार में कोई भी नहीं था। उस लड़की का ये पूछने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, फिर भी वह पूछ लेती है। इसलिए उसे कुछ ज़्यादा ही शर्मिंदगी महसूस होने लगती है।
वो वहीं से बिना गाड़ी का दरवाजा खोले आगे की तरफ जाके अधिराज के बगल वाली पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। अधिराज बस आंखें फाड़े उस लड़की को देखता ही रह जाता है। वो खुद से बोलता है, क्या डोर नहीं था? यह उस डोर से निकल के इस डोर से नहीं आ सकती थी। सीधा उठकर छलांग मारकर आ गई। खैर अब हम क्या? इतना बोलकर वह कार स्टार्ट कर देता है। वो लड़की वही अपने चेहरे को अपनी चुनरी से छुपाए बस बाहर की तरफ देख रही थी। उसने एक बार भी अपनी चुनरी को अपने चेहरे से अलग नहीं करा था। अधिराज जो बार बार उस लड़की को देखे जा रहा था वह खुद से बोलता है, क्या हमने इन्हें पहले कहीं देखा है? हमें थोड़ी जानी पहचानी लग रहे हैं। फिर अपने उचकाते हुए बोलता है, देखा होगा कहीं पर लेकिन हमें याद नहीं। इतना बोलकर अपनी कार ड्राइव करने लगता है। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी सिंघानिया हवेली के बाहर आकर रुकती है। वो लड़की जल्दी से गाड़ी के बाहर निकल जाती है। अधिराज एक नज़र उस लड़की को देखकर सीधे अपनी गाड़ी सिंघानिया हवेली के अंदर ले जाता है। गाड़ी के अंदर जाते ही वह लड़की पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है, जैसे वह वहाँ कभी थी ही नहीं। यह वह कोई साया थी जो अचानक ही कहीं गायब हो गया। कौन है वह लड़की और क्या है उसकी मंजिल? सुबह का वक्त। खुशहाली उस सफ़ेद हवेली में अपने एक कमरे की बालकनी में खड़ी थी। वो एकटक बाहर देखे जा रही थी। बाहर कोई भी नहीं था, कोई भी चहल पहल नहीं थी, हर जगह सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा और सुनसान इलाका था। वो अपने सीने पर हाथ बंधे अपने उस लहंगे में जिसकी चुनरी उसने इस तरीके से डाली हुई थी जिससे उसकी कमर साफ साफ दिख रही थी, और ऐसे हाथ बांधने की वजह से उसका दुपट्टा थोड़ा सा खिसक गया था। उसकी जो कमर की झलक थोड़ी बहुत छुपी हुई थी वह भी अब दिखने लगी थी। मनन जो अभी अभी कमरे में आया था वह खुशहाली को देखता है जो किसी सच में खोई हुई सी थी। वह धीरे से रूम का दरवाजा बंद करके धीरे धीरे कदमों से खुशहाली की तरफ बढ़ने लगता है। वही खुशहाली तो इन सब से बेखबर अपनी सोच में ही गुम थी। उसे पता ही नहीं था कि मनन कब कमरे में आया और कब उसके पास आ रहा है। पता नहीं कहाँ खोई हुई थी कि उसे आसपास का कुछ होश ही नहीं था। खुशहाली को अचानक ही अपनी पतली गोरी कमर पर मनन की ठंडी ठंडी उंगलियां महसूस होने लगती है। वो इन ठंडी ठंडी उंगलियों को अपने कमर पर महसूस करके अचानक से होश में आ जाती है और एक पल के लिए सिहर जाती है। वो अपनी नज़र उठाकर मनन को देखती हैं जो इंटेंस नज़रों से उसे ही देख रहा था। खुशहाली मनन की ऐसी नज़रों को देख धीरे से बोलती हैं, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? वह ढंग से बोल नहीं पा रही थी। मनन की नज़रें उसे एक अजीब सी फीलिंग दिला रही थी जो वह समझ नहीं पा रही थी। मनन उसे अपनी बाहों में भरकर उसकी कमर पर अपने दोनों हाथों को लपेटकर उसे अपने सीने से चिपका कर बोलता है, हमारी मर्जी, हम अपनी कंवर रानी सा को कैसे भी देखें। खुशहाली उसकी बात सुनकर धीरे से बोलती है, नहीं है, हम आपकी कुंवर रानी सा सिर्फ और सिर्फ कुछ वक्त के लिए है। लेकिन आप अपने वादों से पीछे हट रहे हैं। आपने हमसे वादा किया था कि आप हमारे भाई को ढूंढ कर लाएंगे। क्या आपको कुछ पता चला हमारे भाई कहाँ है? मनन उसकी बात सुनकर बोलता है, ओह, तो हमारी कुंवर रानी सा, हमारी ट्यूलिप अपने भाई के लिए सोच रही हैं, तो हम आपको बताते हैं कि आपके भाई का हमें पता चल गया है और जल्द ही आपके भाई को हम आपके पास पेश कर देंगे। मनन की बात सुनकर जहां खुशहाली के चेहरे पर अभी 2 पल के लिए खुशी आई थी वह खुशी एक बार फिर उदासी में बदल गई थी। वो मनन को देखते हुए बोलती है, नहीं कुंवर सा, सॉरी अंकल, आप तो हमारे अंकल हैं ना। नहीं अंकल, आप हमारे भाई को यहाँ मत लाइएगा। हुकुम सा, उन्हें छोड़ेंगे नहीं, उन्हें मार डालेंगे, हमसे दूर कर देंगे हमारे भाई को। हमारे भाई वैसे ही हमसे इतना दूर है, हुकुम सा, फिर उन्हें दूर कर देंगे। हम नहीं मिल पाएंगे अपने भाई से। आप बताएं ना हमारे भाई कहाँ है, हम उनसे मिलने जाएंगे, हम उनसे मिलेंगे।
मनन खुशहाली के मुंह से अंकल सुनकर पूरी तरीके से चिढ़ते हुए बोलता है, आपसे हमने कितनी बार कहा है ट्यूलिप कि आप हमें अंकल मत बोला करें, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। खुशहाली उसे देखते हुए बोलती हैं, अंकल को हम अंकल ना बोले तो हम क्या बोले? आप कहाँ 28 साल के, हम कहाँ 18 साल के, हमारे और आपकी उम्र में पूरे 10 साल का फर्क है। आप समझते हैं ना, 10 साल मतलब आप हमसे कितने ज़्यादा बड़े हैं, तो हम आपको अंकल ही तो बोलेंगे ना। मनन खुशहाली की बात सुनकर झट से उसे पलट देता है और उसे दीवार से सटाकर उसके बिल्कुल करीब आकर उसके पैरों के बीच में अपना एक पैर रखकर उसके सर के बराबर में अपना एक हाथ रखकर और खुशहाली की कमर में अपने एक हाथ को डालकर अपनी ठंडी ठंडी उंगलियां उसकी कमर पर चलाते हुए उसे खुद से बिल्कुल सटाकर बोलता है, अगर आपने एक बार और हमें अंकल बोला तो हम अपनी सारी की सारी जवानी आपको अभी इसी वक्त दिखा देंगे। फिर आप मत बोलिएगा कि आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है। हमें आपके दर्द से तकलीफ से फिर फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बस आपके मुंह से सिर्फ और सिर्फ हमारा ही नाम निकलेगा। आपके होठ सिर्फ हमारा नाम लेते हुए फड़फड़ाएंगे और तब आप अंकल तो भूल ही जाएंगे। दिखाएं हम आपको अपनी सारी जवानी। खुशहाली उसकी बात सुनकर आंखों फाड़े उसे देखने लगती है और अपने हाथों से दूर करते हुए बोलती है, यह आप क्या क्या कर रहे हैं? आपसे कितनी बार बोला है आप हमसे दूर रहकर आप हमसे बातें नहीं कर सकते। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसकी धड़कनें तेज होने लगी थी, उसकी सांसें बढ़ने लगी थी। वो हकलाते हुए बोल रही थी, उसकी आवाज भी उसका साथ नहीं दे रही थी। मनन तिरछा मुस्कुराते हुए खुशहाली को और खुद से सताते हुए बोलता है, क्या बात है? हमारे सिर्फ बोलने भर से आप पर ऐसा असर होने लगा है, तो सोचिए जब हम आपके साथ वह सब करेंगे तो फिर आपका क्या हाल होगा। आप तो सिर्फ हमारे बोलने भर से ही पिघली जा रही हैं। हमारे करने से आप कितना ज़्यादा, आप तो पूरी की पूरी आइसक्रीम की तरह मेल्ट हो जाएंगे। आपकी मेंटेनेंस हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कराया। चले ना, एक राउंड मारते हैं, बेड भी है और यहाँ कोई है भी नहीं, एक राउंड 2 कर ही सकते हैं। खुशहाली अपनी सहमी नज़रों से मनन को देखते हुए बोलती है, यह आप क्या बोल रहे हैं अंकल? देखिए आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मनन खुशहाली के मुंह से एक बार फिर अंकल सुनकर बोलता है, अगर आपने एक बार और अंकल बोला, आपके इन नाजुक होठों से एक बार और अंकल निकला, तो पहले हम आपके इन नाजुक होठों को छोड़ेंगे नहीं। कृष्ण की तरह इसको छुपा चाहिए और फिर आपका ये जो नाजुक सा बदन है ना, अच्छे जिसे भगवान जी ने बिल्कुल अच्छे से तराशा है ना, इसे हम अपने बॉडी से कुचल डालेंगे और फिर तकलीफ आपको होगी, जैसा कि हमने आपसे पहले भी बोला, तकलीफ आपको होगी, दर्द आपको होगा, और कहीं हम इतना ज़्यादा वाइल्ड ना हो जाए कि 1 महीने से ज़्यादा 1.5 महीने तक आप बेड से उतर ना पाए। फिर हम तो आपके साथ चाहे कुछ भी करे, आप हमारा तो कुछ भी कर ही नहीं पाएगी। खुशहाली मनन की बात सुनकर हैरानी से अपनी आंखें फाड़े उसे देखने लगती है और उसकी आंखों से अचानक आंसू बहने लगते हैं। मनन खुशहाली को ऐसे रोते देखकर बोलता है, क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों नहीं है? न जाने क्यों खुशहाली के ऐसे रोने से उसे हमेशा बुरा लगता था। जब से उसका यह नया जन्म हुआ, उसे खुशहाली की आंखों से आए आंसुओं से, हर एक आंसू से उसे फर्क पड़ता था, क्योंकि वह आंसू हर वक्त सिर्फ और सिर्फ उसकी ही वजह से आते थे। वो खुशहाली को शांत करते हुए बोलता है, ट्यूलिप प्लीज शांत हो जाए, रोए मत। देखिए आप ऐसे रोती है तो हमारे यहाँ दर्द होता है, दिल में दर्द होता है, फिर हम भी आपकी वजह से रो देंगे, प्लीज शांत हो जाए। प्लीज ट्यूलिप शांत हो जाए। बोलते हुए वह उसे गले लगा लेता है। खुशहाली रोते हुए बोलती है, पहले आप बोले आप हमारे साथ ऐसी बातें नहीं करेंगे। इतनी गंदी गंदी सी बातें आप हमारे साथ करते हैं। हम छोटी सी बच्ची हैं, आप हम छोटी सी बच्ची के साथ ऐसी गंदी गंदी बातें कैसे कर सकते हैं? आपको शर्म नहीं आती हमारे साथ ऐसी गंदी गंदी बात करते हुए?
हमारे दिमाग में आप गंदा गंदा भर रहे हैं। भाई कहते हैं जो ऐसी गंदी गंदी बातें करता है कान्हा जी उसे पाप देते हैं, उसे पाप पड़ता है। आप ऐसी हमसे गंदी गंदी बातें करेंगे तो आपको भी पाप पड़ेगा ना, और हम नहीं चाहते कि आपको पाप पड़े। आप तो हमारे पति हैं न, और कौन सी पत्नी चाहेगी कि उसके पति को पाप चढ़े। खुशहाली की बात सुनकर मनन मुस्कुराते हुए बोलता है, पत्नी जी, तो अगर कोई पति अपनी पत्नी से ऐसी गंदी गंदी बात करता है तो पति को पाप नहीं पड़ता, नहीं पत्नी को पाप पड़ता है, और अगर कोई पति पत्नी नहीं है और ऐसी गंदी गंदी बातें करते तब उन्हें पाप पड़ता है। आपके भाई ने आपको ये बात नहीं बताई। खुशहाली उसकी बात सुनकर अपने मासूम चेहरे को उठाकर उसे देखने लगती है और अपने चेहरे पर दुनिया जहां की मासूमियत ने अपना सर ना में हिला देती है। मनन के खुशहाली के मासूम से चेहरे को देखकर ना जाने क्या होता है, वह झटके से खुशहाली के होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। खुशहाली का उससे दूर रहना उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। उसे हर वक्त खुशहाली अपने पास चाहिए होती थी। एक पल के लिए भी उसे खुद से खुशहाली दूर नहीं चाहिए होती थी। रोने की वजह से खुशहाली के नाक और कान थोड़े थोड़े से लाल हो गए थे, जिसमें वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके वह फड़फड़ाते होठ देखकर मनन का गला सूखने लगा था और वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने होठ खुशहाली के होठों पर रखकर उसे किस करने लगता है। वह बहुत धीरे धीरे उसे किस कर रहा था जिससे खुशहाली को बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। खुशहाली को उसका किस करना अच्छा लग रहा था, उसे बुरा नहीं लग रहा था। आज वह भी मनन का पूरा साथ दे रही थी। हाँ, वह बात अलग थी, उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पा रही थी, फिर भी कोशिश कर रही थी उसकी स्पीड मैच करने की, उसका पूरा साथ देने की। मनन अपने बड़े बड़े से हाथ खुशहाली की पीठ पर चल रहा था। वो लगातार उसकी कमर को सहलाए जा रहा था, जिससे खुशहाली को अजीब नहीं लग रहा था, बस उसे अपनी पूरी बॉडी में एक कर्ज दौड़ता हुआ महसूस हो रहा था। वही खुशहाली के हाथ में मनन की शर्ट पर कसे हुए थे। उसके हाथ में मनन के सर तक जा ही नहीं पा रहे थे। वो कहाँ उसके सामने छोटी सी बच्ची लगती थी, जैसे वो उसकी बच्ची हो, लेकिन असल में तो वह उसकी बीवी थी। वो दोनों ही एक दूसरे को ऐसे ही किस करते जाते हैं। मनन खुशहाली को थोड़ा सा ऊपर करके उठाता है, जिससे खुशहाली थोड़ी ऊपर हो जाती है और मनन उसके दोनों पैरों को अपनी कमर में लपेटकर उसे वही दीवार से सटाकर उसे किस करने लगता है। खुशहाली उसका पूरा साथ दे रही थी। अब खुशहाली को सांस नहीं आ रही थी, उसकी सांसें अटकने लगी थी, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो मनन के सीने पर अपने नाखून से खरोचने लगती है, जिसे महसूस कर मनन उसके होठों को छोड़कर उसके सीने पर आ जाता है और धीरे धीरे वहां किस करने लगता है। मनन इसमें इतना ज्यादा खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला था उसकी छोटी सी बीवी उसकी किस इतनी ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो काफी देर तक उसे किस कर सकता था, लेकिन उसकी छोटी सी बीवी उसकी किस को ज्यादा देर तक बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। उसे सांस लेने में दिक्कत होती थी, जिससे उसका सीना बार बार ऊपर नीचे हो रहा था। मनन जो बार बार खुशहाली के सीने के पास किस करे जा रहा था, उसके हिलते सीने को देखकर खुशहाली को देखते हुए बोलता है, आप ऐसे सांस लेना बंद करेंगी? आपकी सांसें हमारे काम में रुकावट डाल रही है। खुशहाली मनन को अपनी आंखें छोटी करके देखते हुए बोलती है, क्या आप ये क्या बोल रहे हैं? हम सांस लेना बंद कर दे। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। मनन उसे ऐसे गुस्सा करता देखकर बोलता है, नहीं, हम आपको यह नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि आप आराम से सांस लीजिए, ये हमारे काम में रुकावट डाल रही है। आपके लिए एक्सक्रेटरी स्क्रजी से छोटे छोटे से मिलकर मिल गई सी चीज बार बार ऊपर हो रही है, जो हमारे किस करने पर दखलंदाजी कर रही, बार बार हमारे चेहरे पर टकरा रही है। फिर हम इस एक्सक्लूसिव सी चीज को दबा देंगे, फिर तकलीफ आपको होगी, फिर आप बोलेंगे दर्द हो रहा है हमें, और आपकी यह मीठी मीठी सिसकी सुनने का हमारा बहुत ज्यादा मन कर रहा है। कहे तो हम दबा दें।
मनन की बात सुनकर खुशहाली आंखें फाड़े उसे देखने लगती है और जल्दी से बोलती है, हमें हमें नीचे उतारिए, हमें नीचे उतारिए। मनन अपना सर नामे हिलाते हुए बोलता है, नो ट्यूलिप, हम आपको नीचे तो बिल्कुल भी नहीं उतारने वाले। आप हमारा जो करने का मन कर रहा है हम आपके साथ करने दीजिए ना। हमें आपकी मीठी मीठी सिसकियां सुनने का मन कर रहा है और हम वह सुनेंगे। इतना बोलकर वह खुशहाली के एक सीने पर हाथ रखता है और उसे धीरे से दबा देता है जिससे खुशहाली की हल्की सी आह निकल जाती हैं। वो मनन को देखते हुए बोलती हैं, यह आप क्या कर रहे हैं? हमें दर्द होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। प्लीज़ प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए। प्लीज़ ऐसा मत करिए, अब दर्द हो रहा है। मनन बार बार उन्हें दबा रहा था जिससे खुशहाली को दर्द हो रहा था। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई थी। वो मनन को देखते हुए बोलती है, आप गंदे हैं, आप बहुत गंदे हैं। आप बोलते हैं आपको हमारे आंसुओं से फर्क पड़ता है, फिर आप क्यों हमें वही आंसू देते हैं? देखिए, आपके दबाने की वजह से हमें कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि हमारे आंसू भी निकलने लगे। मनन अपना चेहरा उठाकर ऊपर देखता है। सच में खुशहाली के आंसू निकलने लगे थे। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। जहां पर मनन के चेहरे पर थोड़ी देर पहले खुशी नजर आ रही थी, जो एक्साइटमेंट नजर आ रही थी, वह फिर से दर्द में बदल गई थी। वह जल्दी से खुशहाली को अपने सीने से लगाकर बोलता है, हमें माफ़ कर दीजिए। हम एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा ही कर गए। हम सिर्फ आपको परेशान कर रहे थे, हमारा इरादा आपको दर्द देने का नहीं था। हमें माफ़ कर दीजिए। इतना बोलकर वह धीरे धीरे उसकी पीठ को सहलाने लगता है। वही खुशहाली अपना छोटे से सिर को उसके सीने में छुपा कर बस अपनी आंखें बंद कर हुए थी। शाम का वक्त, सिंघानिया हवेली। एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज सिंघानिया हवेली के बाहर खड़ी थी। उस मर्सिडीज के अंदर खुशहाली और मनन बैठे हुए थे। वहीं गार्ड उस मर्सिडीज को वहां खड़ा देखकर जल्दी से गेट को खोलने लगता है। वही खुशहाली जो कार से बाहर देख रही थी, उसकी नज़र सिंघानिया हवेली के बाहर दीवार पर जाती है जहां पर कुछ लिखा हुआ था। बहुत ही महीन लिखा हुआ था वहां पर, लेकिन कुछ तो लिखा हुआ था। खुशहाली गौर से उस जगह को देखने लगती है और उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वह जल्दी से अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल लेती है और अंदर की तरफ देखने लगती है। वह बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स थी। ना जाने उस नोट में क्या लिखा था कि वो इतना आराम से बैठी थी, जहां थोड़ी देर पहले वह टेंशन में थी। उसे अपने भाई की सबसे ज़्यादा टेंशन थी, लेकिन अब इस वक्त वह रिलैक्स थी। क्यों ये तो पता नहीं था, लेकिन वह बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड महसूस कर रही थी। मनन हवेली के अंदर गाड़ी को ले आता है और हवेली के एक साइड गाड़ी पार्क करके गाड़ी से बाहर निकलता है और जल्दी से आकर खुशहाली की तरफ का दरवाज़ा खोलता है। खुशहाली जो अभी दरवाज़ा खोलने वाली थी, लेकिन मनन उससे पहले ही उसके साइड का दरवाज़ा खोल देता है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर खुशहाली को अपने हाथ में हाथ रखने का इशारा करता है। खुशहाली मुस्कुराते हुए मनन के हाथ में अपना हाथ रख देती है। वो कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन मनन को थोड़ा सा आश्चर्य होता है। जहां खुशहाली उसके हर एक एक्शन के पीछे सवाल करती थी, वह ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन आज उसने सवाल नहीं किया, उसने सीधे उसके हाथ पर हाथ रख दिया। यह मनन के लिए सरप्राइजिंग बात थी, लेकिन मनन इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और मुस्कुराते हुए खुशहाली का हाथ धीरे धीरे अपने अंगूठे से सहलाने लगता है और उसे अंदर ले जाने लगता है। खुशहाली अपनी आंखें छोटी करके मनन को घूरने लगती है। उसकी इस हरकत पर मनन मुस्कुराते हुए थोड़ा सा झुककर उसके कान में अपनी गहरी सांस छोड़ते हुए बोलता है, ट्यूलिप, अब हाथ दिया है तो इस मुलायम से हाथ को थोड़ा हमारे सख्त अंगूठे का टच भी तो लेने दो। हम तो कितने प्यार से आपके हाथ को सहला रहे हैं और आप हैं कि हमें अपनी बड़ी बड़ी आंखों को छोटी छोटी करके घूर रही हैं। सच बताएं, आपकी यह आंखें बड़ी बड़ी ही अच्छी लगती है, छोटी छोटी नहीं अच्छी लगती है। तो आप हमें ना छोटी छोटी आंखें करके बिल्कुल भी मत घूरा करें।
इतना बोलकर वह सीधे खड़ा हो जाता और मुस्कुराते हुए खुशहाली का हाथ पकड़े अंदर जाने लगता है। अवंतिका जी जो वही हाल में बैठी थी, मनन को खुशहाली के साथ अंदर आता देखकर मनन को रोकते हुए बोलती हैं, मनन बेटा। मनन अवंतिका जी की बात सुनकर रुक जाता है और उन्हें देखते हुए बोलता है, जी माँ सा। अवंतिका जी मनन को देखते हुए बोलती हैं, बेटा, आप 2 दिन से कहाँ थे? हम आपके लिए कितना ज्यादा परेशान हो रहे थे और आप हमारा फोन भी नहीं उठा रहे थे। उद्धरण चिन्ह। मनन मुस्कुराते हुए अवंतिका जी के पास जाकर बैठ जाता है और बोलता है, माँ सा, हम उस दिन ऑफिस गए थे ना, तो आपने भी देखा है मौसम कितना ज़्यादा खराब था और हवेली ऑफिस से कितनी ज़्यादा दूर है, इसीलिए हम वहीं पास वाली हवेली पर ही ठहर गए थे और फिर हमने सोचा हमें अपनी कुंवर रानी सा के साथ थोड़ा वक्त भी बिताना चाहिए, इसीलिए एक दिन रुक गए। उसकी बात सुनकर अवंतिका जी हल्का मुस्कुरा देती है और खुशहाली की तरफ देखती है जो अभी भी वहां उसी जगह पर खड़ी थी जहां पर वह मनन के साथ खड़ी थी। वहां से वह 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली थी। वह अपना सर नीचे झुकाए अपने हाथों के उंगलियां आपस में उलझाए बस एकटक नीचे जमीन को घूरे जा रही थी। अवंतिका जी खुशहाली को देखते हुए बोलती हैं, कुंवर रानी सा, आप वहां क्यों खड़ी है? आप हमारे पास आकर बैठिए। खुशहाली अवंतिका जी की बात सुनकर अपनी नज़र ऊपर उठाकर उन्हें देखती हैं और खुद की तरफ उंगली करते हुए बोलती है, महारानी सा, आप हमें बोल रही हैं। वो हकलाते हुए बोल रही थी क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अवंतिका जी उससे इतने प्यार से बात करेंगे। जब उसकी शादी हुई थी अवंतिका जी ने बोला था वह कभी उसे अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगी और आज वह उसे कुंवर रानी सा का दर्जा दे रही थी। यह बारी अब खुशहाली को शौक लगने की थी। वहीं आशियाना जो ऊपर से आ रही थी अवंतिका जी के मुंह से खुशहाली के लिए कुंवर रानी सा सुनकर मुस्कुरा देती है और खुद से बोलती है, चलो, इस घर में किसी पर तो हमारी बातों का असर हुआ वरना हमें लगा था कि सब हुकुम सा के जैसे खड़ूस होंगे। चलो, कुछ तो प्यारे लोग हैं इस घर में। अधिराज जो पीछे से आ रहा था आशियाना की बात सुनकर बोलता है, हम भी बहुत प्यारे हैं। आशियाना, एक बार हमसे बात तो करके देखें। आशियाना अधिराज को अपने पीछे खड़े देखकर एकदम से घबरा जाती है और उसका पैर थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है, जिससे वह नीचे की तरफ गिरने है लगती है, लेकिन अधिराज जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाकर आशियाना का हाथ पकड़ लेता है। आशियाना अधिराज के चेहरे को देखने लगती है, उसे तो डर लग रहा था कहीं वह सीधे नीचे ना गिर जाए और अल्लाह ताला के पास ना चली जाए। आशियाना अपने सीने पर हाथ रखकर एक गहरी सांस लेते हुए बोलती हैं, या खुदा, हम बच गए। नहीं तो हम अल्लाह ताला के पास चले जाते, अम्मी अब्बू के पास। अभी तो हमें खुशहाली को यहाँ से लेकर जाना है, अपना किया वादा पूरा करना है, हम ऐसे नहीं मर सकते। फिर अधिराज को देखते हुए बोलती है, शुक्रिया छोटे कुंवर सा, आपकी वजह से हम बच गए। अधिराज आशियाना को देखते हुए बोलता है, इसमें शुक्रिया कैसा? बोलकर एक झटके में उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे आशियाना सीधे अधिराज के सीने से जा लगती है। वही दूर खड़ा रियान जो ये सब कुछ देख रहा था उसके हाथों की मुट्ठियां कस जाती है। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था आशियाना और अधिराज को एक दूसरे के इतना करीब देखकर। वो गुस्से में खुद से बोलता है, इनकी इतनी हिम्मत कि यह अधिराज के करीब जाए। मना करा था कि किसी के भी करीब मत जाना और खुद के करीब किसी को आने मत देना, लेकिन ये हमारी सुनती ही कहाँ है। हमेशा जब देखो अपनी ही मर्जी चलानी होती है। बोलते हुए गुस्से में अपने रूम के अंदर चला जाता है। उसे सच में बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। अगर वह बाहर रहता तो जरूर किसी को कुछ ना कुछ कर देता, इसलिए वह चुपचाप कमरे के अंदर चला जाता है। वो वही रख सोफे पे बैठकर अपना सर सोफे के हेडरेस्ट पर टिकाकर अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। वो खुद से बोलता है, ना ना, तुम ऐसे नहीं कर सकती।
तुम मेरे अलावा किसी और के करीब नहीं जा सकती। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती हो नूर, नहीं जा सकती हूँ। वहीं आशियाना अधिराज से दूर होते हुए जल्दी से सॉरी बोल देती है। अधिराज भी आशियाना से दूर हो जाता है और आशियाना को देखते हुए बोलता है, मिस आशियाना, आपको राजस्थान घूमना था ना? आज गरबा नाइट है, आप चलेंगे गरबा खेलने? आशियाना अधिराज को ना बोलने ही वाली थी कि अचानक से उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वह जल्दी से मुस्कुराते हुए बोलती हैं, जी जी जरूर, हम जरूर चलेंगे आपके साथ गरबा खेलने। इतना बोलकर वह मुस्कुराने लगती है। वहीं नीचे अवंतिका जी खुशहाली को देखते हुए बोलती हैं, आइए बेटा, हमारे पास बैठिए। खुशहाली धीरे धीरे कदमों से अवंतिका जी की तरफ बढ़ने लगती है। उसे न जाने क्यों एक अजीब सा डर लग रहा था उनसे। जब वह पहली बार इस घर में आई थी उन्होंने उसे बोला था वह कभी भी उसे अपनी बहू नहीं मानेगी, वह उनकी बेटी के कातिल की बहन है। वह इतने प्यार से कैसे उससे बात कर सकती हैं? ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी और थोड़ा सा डर भी लग रहा था कहीं यह अवंतिका जी की कोई चाल तो नहीं है। खुशहाली जाकर अवंतिका जी के पास खड़ी हो जाती हैं। अवंतिका जी खुशहाली का हाथ पकड़कर बोलती हैं, अरे बेटा, आप खड़ी क्यों हैं, बैठिए। तो खुशहाली अपना सर नीचे झुकाए बोलती है, महारानी सा, हम आपके पास कैसे बैठ सकते हैं? वह धीरे धीरे बोल रही थी। अवंतिका जी उसकी बात सुनकर बोलती हैं, क्यों? आप क्यों नहीं हमारे पास बैठ सकती है? आप हमारे बेटे की बीवी हैं, इस हवेली की कुंवर रानी सा है और आपने हमें महारानी सा क्यों बोला? आप भी मनन के जैसे हमें माँ सा बोलिए, अच्छे से हमें समोसा बोलते, अधिराज भाषा बोलते, ऐसी आप भी हमें भाषा बोलिए। आपको हमें महारानी सब बोलने की जरूरत नहीं है। आप इस हवेली की कोई रानी सा है और कोई रानी सा हमें महारानी सा बोले, ये हमें अच्छा थोड़ी ना लगेगा। मनन अपनी माँ सा का ये रूप देखकर हैरान था। वह आंखें फाड़े उन्हें देख रहा था, फिर अवंतिका जी के सर पर हाथ रखकर अपना उल्टा फिर सीधा कर रहा था। अवंतिका जी मनन को ऐसा करता देखकर बोलती है, क्या हुआ मनन? आप ये क्या कर रहे हैं? वह अवंतिका जी को देखते हुए बोलता है, माँ सा, हम चेक कर रहे हैं। आप ठीक है ना? कहीं आपको बुखार तो नहीं? छोड़कर हाँ, लगता है आपके सर पर बुखार चढ़ गया है। वह तेज आवाज में रियान को बुलाता है, रियान कहाँ हो? जल्दी नीचे आओ। रियान जो अपने रूम में गहरी सांस लेते हुए बैठा था वह मनन की इतनी तेज आवाज सुनकर जल्दी से रूम से भागते हुए आता है और एक नज़र अधिराज और आशियाना को देखता है जो अभी भी वही सीढ़ियों पर खड़े हुए थे। मनन की नज़र भी सीढ़िया पर जाती है, फिर रियान को घूरते हुए बोलता है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी नीचे आओ। रियान जल्दी से भागता हुआ नीचे आता है और हाफते हुए मनन से बोलता है, क्या हुआ? क्या हुआ? इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे थे? क्या हो गया? भूचाल आ गया क्या? या फिर जमीन फट गई? न ही भूचाल आया है न ही जमीन फट गई है, बल्कि उससे भी बड़ी चीज हो गई है। मनन की बात सुनकर रियान उसे कंफ्यूजन में देखते हुए बोलता है, भूचाल भी नहीं आया, जमीन भी नहीं फटी, फिर उससे बड़ी क्या बात हो गई? मनन अवंतिका जी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, तुम जल्दी से माँ सा को चेक करो। हमें लगता है इनके दिमाग में बुखार चढ़ गया है। कैसी बातें कर रही हैं? रियान समझने की कोशिश कर रहा था कि मनन बोल क्या रहा है। वो उसे देखते हुए बोलता है, अच्छा महारानी सा क्या बात कर रही हैं? मनन उसकी बात सुनकर बोलता है, माँ सा प्यार से कुंवर रानी सा से बात कर रही है, हमारी पत्नी जी से बात कर रही है, वह भी प्यार से। पक्का माँ सा के दिमाग में बुखार चढ़ गया है। मनन की बात सुनकर रियान गुस्से से मनन को घूरने लगता है। वही अवंतिका जी भी गुस्से से मनन को घूर रही थी। वही आशियाना, अधिराज और खुशहाली का भी यही हाल था। अधिराज खुद से धीरे से बोलता है,
अब माँ सा प्यार से भाभी सा से बात कर रही है तो उसमें भी भाई सा को दिक्कत हो रही है। आशियाना अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलती है, या खुदा, क्या मनन भाई साहब हुकुम सा बनने के लायक है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। हमने इतनी मेहनत करी, कल महारानी सा को समझाया और यह क्या उनका माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं फिर से। क्या ये चाहते हैं कि महारानी सा फिर से खुशहाली के साथ वैसा ही बर्ताव करे जैसा पहले करती थी। रियान मनन का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए एक कोने में ले जाता है और उसके कान के पास जाकर धीरे से बोलता है, गधे नालायक, तुम्हारी माँ तुम्हारी बीवी से इतने अच्छे से बात कर रही हैं और तुम्हें वह बात रास नहीं आ रही क्या जो यहाँ पर फालतू का तमाशा कर रहे हो। मतलब माँ सा को कुछ नहीं हुआ है। वह ऐसे ही हमारी पत्नी जी से प्यार से बात कर रही हैं। मतलब वो बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं, हमें यकीन नहीं हो रहा। एक बार तुम हमारे हाथ पर चिकोटी काटो। रियान घूरकर मनन को देखने लगता है। मनन बोलता है, अरे यार, काटो न चिकोटी। रियान अपना सिर हिलाते हुए बोलता है, ठीक है, हम काटते हैं चिकोटी। और फिर वह मनन के हाथ पर चिकोटी काट लेता है। मनन तेजी से चीखते हुए बोलता है, यह क्या किया तुमने? मैंने सिर्फ तुम्हें चिकोटी काटने के लिए कहा था और तुमने इतनी कसके हमारे हाथ पर चिकोटी काटी। रियान उसकी बात सुनकर बोलता है, तुम्ही ने तो चिकोटी काटने को बोला था। हमने अच्छे से तुम्हें चिकोटी काट ली ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि जो भी यहाँ हो रहा है वो कोई सपना या छलावा नहीं है, वह हकीकत है। हकीकत। अब हो गए ना तुम हकीकत से वाकिफ। अब बहकी बहकी बातें करना बंद करो। अवंतिका जी मनन को घूरते हुए बोलती है, क्यों? आपको यकीन नहीं हो रहा कि हम अपनी बहू से अच्छे से बात कर सकते हैं? हाँ, जो हमने पहले किया वो हमारी गलती थी। हमें अपनी बात को थोड़ा कौल से देखना चाहे तो हर एक चीज़ को हम महारानी से तो हमें हर एक चीज़ को गौर से देखना चाहता। हमने गौर से नहीं देखा और हमने डायरेक्ट ओवर रिएक्ट कर दिया। लेकिन अब अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं और अपनी कुंवर रानी सा से माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो खुशहाली की तरफ देखते हुए बोलती हैं, कुंवर रानी सा, हमें माफ़ कर दीजिए। हमने बहुत बड़ी गलती करी है, लेकिन प्लीज़ अब हमें माफ़ कर दीजिए। क्या खुशहाली माफ़ कर देगी अवंतिका जी को? क्या चल रहा है आशियाना के दिमाग में? अवंतिका जी खुशहाली को देखते हुए बोलती हैं, बेटा, हमें हमारी सारी गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिए। हमने आपके साथ जितनी भी बदतमीजी की है, जितना भी आपको परेशान किया है, आपको तकलीफ़ दी है, उसके लिए आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। हमें नहीं पता था हमने ऐसा क्यों किया। आप तो हमें जानती हैं ना, हम आपको नहीं जानते, लेकिन आप चैताली को जानती थी तो ज़रूर उसने आपको हमारे बारे में बताया होगा। हम ऐसे नहीं थे। हमें माफ़ कर दीजिए। बस बेटी के जाने का गम हमें कुछ ज़्यादा ही हो गया था, जिसकी वजह से हम आसपास चल रही चीज़ों को नहीं देख पाए। हमें जो दिखाया गया हमने वही समझा, वही जाना, लेकिन अब हमने हर एक चीज़ को अच्छे से देखा तो हमें लगता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। हम किसी और की गलती की सज़ा आपको तो नहीं देख सकते ना। जिसने गलती की है वही हमारा असली गुनहगार है। हमें माफ़ कर दीजिए। वह हाथ जोड़ते हुए खुशहाली के सामने बोल रही थी। खुशहाली जल्दी से उनके हाथों को पकड़कर नीचे करते हुए बोलती है, महारानी सा, यह आप क्या कर रही हैं? आप हमसे माफ़ी क्यों मांग रही हैं? आप हमारी बड़ी है, आप हमसे ऐसे यूं माफ़ी मांगेगी, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। महारानी सा, हमें आपसे कोई भी गिला शिकवा नहीं है। आप हमारी बड़ी है, आप हमें चिल्ला सकती हैं, डांट सकती हैं, नाराज हो सकती हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अवंतिका जी खुशहाली को देखते हुए बोलती हैं, आप जब तक हमें माँ सा नहीं बोलेंगी हम नहीं मानेंगे कि आप हमें माफ़ करती हैं। खुशहाली धीरे से बोलती है, माँ सा, हम आपसे नाराज नहीं है। अवंतिका की खुशहाली के मुंह से माँ सा सुनकर जल्दी से उसको गले लगा लेती है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्हें एक और बेटी मिल गई है। वो खुशहाली को वैसे ही गले लगाए हुए बोलती हैं,
हमें एक और बेटी मिल गई। हम इतनी अच्छी बेटी को कैसे खुद से दूर कर सकते थे? इतना ज्यादा उसको चिल्ला कैसे सकते थे? हमें माफ कर दीजिए। खुशहाली अवंतिका जी के मुंह से एक बार फिर माफी की बात सुनकर बोलती है, अगर आपने हमसे एक बार और माफी मांगी फिर हम आपसे सच में नाराज हो जाएंगे। अभी तक तो हम नहीं हुए थे लेकिन अब हो जाएंगे। अवंतिका जी मुस्कुराते हुए बोलती हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, हम नहीं बोलेंगे लेकिन आप हमसे नाराज मत होइएगा। बोलते हुए वह मुस्कुराने लगती हैं। खुशहाली भी उनकी बात पर मुस्कुराने लगती है। वह कुछ भी नहीं बोलती, बस मुस्कुरा रही थी। उसे अंदर से अलग ही खुशी मिल रही थी। वही मनन खुशहाली को ऐसे मुस्कुराता हुआ देखता है तो उसे अपने दिल में एक सुकून सा महसूस होता है। उसने इतने वक्त बाद खुशहाली को ऐसे मुस्कुराता हुआ देखा था। वो खुद से ही बोलता है, आज आपके चेहरे पर यह मुस्कुराहट देखकर सुकून मिल रहा है हमें। जैसे आपका नाम खुशहाली है वैसे ही अब आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां आएंगी। आपकी जिंदगी में सिर्फ खुशहाली होगी, गम का कोई जिक्र ही नहीं होगा। इतना बोलकर वह खुद मन ही मन मुस्कुराने लगता है। फिर खुशहाली को देखते हुए बोलता है, बहुत देर हो गई, अब आपको आराम करना चाहिए। इतना बोलकर वह खुशहाली को फिर से अपनी बाहों में उठा लेता है। खुशहाली मनन को देखते हुए बोलती है, आप हमें ऐसे मां सा के सामने नहीं उठा सकते हैं। वह क्या सोचेंगी? मनन खुशहाली को देखते हुए बोलता है, कुछ भी नहीं सोचेगी, यही सोचेगी कि हम ये जो एक दिन हवेली से बाहर रहे थे उस दिन हमने बहुत ज़्यादा काम किया है, वह भी आपके साथ में, इसलिए आप थक गई हैं और हम आपको अपनी बाहों में उठाकर ऊपर रूम तक लेकर जा रहे हैं। अब इतना ज़्यादा आपके साथ मिलकर हमने काम किया है तो फिर आपको आराम भी तो करना पड़ेगा ना। अब हमने वो किया नहीं है, लेकिन मासा के लिए जो हम एक दिन इस हवेली से बाहर रहे थे तो हम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ है, इसलिए तो अब हमें आपको अपनी बाहों में उठाकर लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि आपको तकलीफ है ना चलने में। खुशहाली मनन की बात सुनकर आंखें फाड़े उसे देखते हुए बोलती है, यह आप क्या बोल रहे हैं? हमें चलने में कोई तकलीफ नहीं है उतनी। हम आराम से चल सकते हैं। आप मां सा का बहाना क्यों दे रहे हैं? मनन उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, हम तो मां सा का कोई बहाना नहीं दे रहे हैं। आप ही तो कह रही थी कि आपको तकलीफ हो रही है चलने में, तो हम तो बस आपकी तकलीफ को दूर कर रहे हैं। आपको अपनी बाहों में उठा कर ले जा रहे हैं। अब मां सा को वह मोर, इसमें हम क्या कर सकते हैं? बोलते हुए वह सीढ़ियों से ऊपर से जाने लगता है। वहीं आशियाना और अधिराज खड़े मनन और खुशहाली को देख रहे थे। अधिराज धीरे से आशियाना से बोलता है, भाई साहब, भाभी सा के साथ कितने अच्छे लगते हैं न, और खुश भी लगते हैं। भाभी सा के साथ वह बिल्कुल बच्चे लगते हैं। वह एक अलग ही किस्म की शख्सियत लगते हैं जो वह है ही नहीं। आशियाना अधिराज की बात सुनकर बोलती है, नहीं है मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? अधिराज आशियाना की बात सुनकर एकदम से हड़बड़ा जाता है और खुद से बोलता है, ये हम क्या बोलते जा रहे थे? हम भाई साहब के बारे में सबको नहीं बता सकते। महाकाल, हमारी जबान फिसलती क्यों रहती है? हम क्या करें इसका, जब देखो बस फिसलते ही रहती है। बोलते हुए आशियाना को देखकर बत्तीसी दिखाते हुए बोलता है, कुछ नहीं, हम तो बस ये कह रहे थे कि भाई साहब ऑफिस में सबके सामने अकड़ के रहते हैं और भाभी सा के सामने कितने ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं, हम बस ये बोल रहे थे आपसे। बोलते हुए अपनी बत्तीसी दिखाते हुए वहां से भाग जाता है। आशियाना अधिराज को भागता हुआ देखती रहती है और खुद से धीरे से बोलती है, ये छोटे कुंवर सा कुछ तो छुपा रहे हैं हमसे। मनन भाई के कुछ तो राज है जो हमें नहीं पता है, लेकिन हम पता लगा कर रहेंगे। और आज गरबा नाइट है भाई को बताना होगा, आज हम यहाँ से निकलेंगे। बोलते हुए वह जल्दी से अपने रूम में चली जाती है।
रियान जो आशियाना को ही देख रहा था वह खुद से बोलता है, ये नूर थोड़ी सी अजीब बिहेव नहीं कर रही है, थोड़ा सा बदली बदली लग रही है। हमें पता लगाना पड़ेगा, कुछ तो इनके दिमाग में चल रहा है। कहीं ये यहाँ से भागने की प्लानिंग तो नहीं कर रही है। नहीं, वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, हमारे पास ही रहेगी, वो हमसे दूर नहीं जा सकती है। बोलते हुए वह अपने दोस्त की तरफ लंबी लंबी छलांग मारकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए चला जाता है। आशियाना अपने रूम में आकर आरव को कॉल लगाने लगती है। वह अपने ब्रदर चैटिंग ग्रुप पर ही कॉल लगा रही थी। वह 2-3 बार कॉल लगाती है लेकिन दूसरी तरफ से कॉल उठाया ही नहीं जाता। आशियाना खुद से बोलती है, भाई को क्या हो गया है? दोनों के दोनों कॉल नहीं उठा रहे हैं। हुआ क्या है दोनों को? है कहाँ पर? वह अपने फ़ोन में टाइम देखती है तो सुबह के 10 बजे बज रहे थे। आशियाना खुद से बोलती है, हम भी न। 10 बजे बज रहे हैं, भाई ऑफिस में होंगे, फिर कॉल कैसे उठाएंगे? हम एक काम करते हैं, उन्हें मैसेज कर देते हैं। इतना बोलकर वह जल्दी से व्हाट्सएप में मैसेज कर देती है। आरव और अरहम जो अपने ऑफिस में अकल-पगल बैठे हुए थे, नोटिफिकेशन की बीप बजने पर जल्दी से अपने अपने फ़ोन उठाकर चेक करते हैं जिसमें आशियाना का ही मैसेज था। दोनों ही जल्दी से मैसेज पढ़ने लगते हैं जिसमें लिखा हुआ था, भाई आज गरबा नाइट है और हम आज ही खुशहाली को लेकर यहाँ से निकलने वाले हैं। टिकट्स करवा दीजिए हमारे और खुशहाली के, हम कैसे भी करके आज यहाँ से निकल जाएंगे। अरहम आरव को देखते हुए बोलता है, क्या लगता है तुम्हें निकल कर आ पाएंगे? आरव अरहम की बात सुनकर बोलता है, तुम्हें अपनी बहन पर डाउट हो रहा है। यार तुम ही तो बोलते हो वह आशियाना है, किसी से नहीं डरती है, फिर तुम्हें क्यों आज उस पर डाउट हो रहा है? वह ली आएगी खुशहाली को लेकर, अब बस मुझे टिकट करवाने हैं उनके। इतना बोलकर वह जल्दी से अपना फ़ोन ओपन करता है और जल्दी से 2 टिकट राजस्थान से दिल्ली के बुक कर देता है और अरहम को देखते हुए बोलता है, डन, टिकट्स बुक हो गई है, आप बस हमें कल सुबह का इंतजार करना है, कल तक तो वह लोग यहाँ आ ही जाएंगे। बोलकर वह दोबारा अपना काम करने लगता है। तभी एक प्यून आरव के पास आकर बोलता है, आरव सर, आपको पलक मैम बुला रही हैं। इतना बोलकर वह वहां से चला जाता है। अरहम आरव को देखते हुए बोलता है, लो तुम्हें पलक मैम बुला रही हैं। 1 हफ्ते में चौथी बार है जब तुम्हें पलक मैम ने बुलाया है। जाओ जाओ, देखो देखो किस काम के लिए वह तुम्हें बुला रही हैं। आरव अरहम को घूरते हुए बोलता है, क्या अरहम क्या बात कर रहे हो? वह सिर्फ मुझे काम के लिए बुला रही हैं। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में ऐसे बेकार बेकार से ख्याल कहाँ से आते रहते हैं। चलो चलो काम पर ध्यान दो, नहीं तो आशियाना से बोलकर तुम्हारे लिए कोई लड़की ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि तुम तो अपने लिए कोई लड़की ढूंढने से रहे कुंवारे के कुंवारे रहोगे, खुद के लिए लड़की ढूंढ नहीं सकते हो। अब तो आशियाना को ही यही काम करना पड़ेगा, बस वह यहाँ आ जाए, फिर मैं उससे बोलता हूँ तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी मस्त सी लड़की ढूंढने को। इतना बोलकर वह अपनी फाइल उठाकर पालक के केबिन की तरह बढ़ जाता है। वह पालक के केबिन के बाहर खड़े होकर एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से नॉक करता है। पलक जो अपना काम कर रही थी, नॉक की आवाज़ सुनकर बोलती है, कम इन, और दोबारा अपना काम करने लगती है। आरव केबिन के अंदर जाकर पालक के सामने एक फाइल करते हुए बोलता है, मैम ये फाइल जो आपने दी थी मैंने कर ली। पलक आरव को देखते हुए बोलती हैं, क्या तुमने इतनी जल्दी फाइल को कंप्लीट कर लिया? अभी तुम्हें दिए हुए सिर्फ 1 घंटा ही हुआ है और तुमने फाइल इतनी जल्दी कंप्लीट कर ली। आरव पलक की बात सुनकर बोलता है, यस मैम, इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे थोड़ी बहुत जानकारी थी, इसलिए मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा इसे करने में। आप एक बार चेक कर लीजिए। पलक आरव को सामने चेयर पर बैठने का इशारा करती है। आरव चुपचाप बैठ जाता है।
पलक आरव को देखते हुए बोलती है, आरव, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। आरव पलक को देखते हुए बोलता है, यस मैम, बोलिए आपको मेरी क्या हेल्प चाहिए। आपने मेरी काफ़ी हेल्प की है, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। पलक कुछ सोचते हुए अपनी उंगलियों को आपस में उलझाते हुए बोलती है, आरव, हेल्प छोटी नहीं है, थोड़ी सी बड़ी है। आरव पलक को देखते हुए बोलता है, मैम, बोलिए ना, छोटी हेल्प हो या बड़ी हो, मैं आपकी सारी हेल्प करूँगा, बताइए तो प्लीज़। वह आरव को देखते हुए बोलती है, तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना है। आरव पलक की बात सुनकर बोलता है, क्या? मैम, आप आप ये क्या बोल रही हैं? पलक आरव को देखते हुए बोलती है, आरव, रिलैक्स। तुम इतनी जल्दी नहीं रिएक्ट मत करो, पहले मेरी पूरी बात सुन लो कि मैं बोल क्या रही हूँ, फिर उसके बाद बोलना तुम बनना चाहते हो कि नहीं। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स मेरी शादी करवाना चाहते हैं, वो मुझे फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए कि शादी कर लो, और मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं अपनी लाइफ को जिंदा दिल तरीके से जीना चाहती हूँ, अपनी लाइफ में हर एक चीज़ एंजॉय करना चाहती हूँ, लेकिन शादी नहीं करना चाहती। मैं अभी से शादी के मसले में नहीं उलझना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अपने घर वालों से झूठ बोल दिया कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अब मेरे घर वाले मेरे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहते हैं, बट सच तो यह है कि मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। आरव पलक की बात सुनकर बोलता है, तो मतलब आप चाहती हैं कि मैं आपका फेक बॉयफ्रेंड बनकर आपके घर वालों से मिलूं? पलक उसकी बात सुनकर अपना सर जामे हिला देती है और बोलती है, बस कुछ वक्त की बात है आरव। आज शाम को मेरे घर वाले मेरे बॉयफ्रेंड से मिलना चाहते हैं और मैं किसे अपना बॉयफ्रेंड बनाऊं? मेरे सारे के सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, पहली बात तो मेरे कोई ज़्यादा फ्रेंड नहीं है, और जितने भी फ्रेंड्स हैं वह सारे दूर है, और यहाँ मैं इस कंपनी में भी किसी को कुछ खास जानती नहीं हूँ। लेकिन तुम अच्छे हो, मैंने सोचा शायद तुम मेरी हेल्प कर दो। प्लीज़ आरव, हेल्प कर दो, मना मत करना। आरव कुछ सोचते हुए बोलता है, ओके मैम, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। मैं आपका फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। पलक आरव को देखते हुए बोलती है, और एक बात आरव, मैं तुम्हें ये सूट दे रही हूँ, तुम्हें शाम को मेरे साथ मेरे घर वालों से मिलने चलना पड़ेगा। आरव उसकी बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला देता है और वहाँ से जाने लगता है। पलक उसे देखते हुए बोलती है, आरव, एक बात और मुझे तुमसे बोलनी है। आरव पीछे मुड़कर पलक को देखते हुए बोलता है, जी मैम, बोलिए। पलक उसके पास आकर बोलती है, तुम मेरे घर वालों के सामने मुझे मैम मत बोलना और थोड़ा सा मेरे क्लोज होकर बैठना ताकि उनको शक ना हो, लेकिन कि मैंने तुम्हें अपना फेक बॉयफ्रेंड बना लिया है और जब जब वो तुम्हें मिलने के लिए बुलाएंगे तुम्हें आना पड़ेगा। आरव अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोलता है, ओके मैम, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, आपने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की है। लेकिन अगर सीईओ सर को पता चलता तो वह मुझे जॉब से निकाल सकते थे, इतना तो कर ही सकता हूँ मैं आपके लिए। पलक आरव की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से उसे गले लगाकर उसके कान में छोटी सी किस करते हुए बोलती है, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी इतनी बड़ी हेल्प कर दी। वहीं आरव पलक के ऐसा करने से वहाँ जम सा जाता है। वह कुछ बोल ही नहीं पाता।